आपके जितने भी कंफ्यूजन्स होंगे, जितने भी आपके मन में सवाल होंगे, वो सब क्लियर होंगे। आप सभी लोग नोट्स बनाइएगा, उसको अच्छे से समझिएगा। और हम लोग भी बहुत ही अच्छे से सीखने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो कामयाब हैं, ऐसे डॉक्टर भी बहुत कामयाब हैं। डेली वो लगभग 150 से ज़्यादा पेशेंट्स को देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वो बिजी रहते होंगे। 150 से ज़्यादा पेशेंट्स देखना कोई आसान बात नहीं है। इतना बिजी रहते हैं। आप लोग लकी हैं कि उन्होंने हम लोग को टाइम दिया है। तो हम लोग जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी को, जो हेल्थ सेशन की बात करने वाले हैं। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। वो टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं वो डाइजेस्टिव हेल्थ है। डाइजेस्टिव हेल्थ इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास कोई भी व्हीकल होगी, ऑटोमोबाइल, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तो हम कुछ डीजल कार होंगी, कुछ पेट्रोल होंगी। तो हम पेट्रोल वाले में चाहते हैं कि बेस्ट पेट्रोल डालें, क्योंकि उसी से उसका परफॉर्मेंस डिसाइड होगा। अगर डीजल है तो बेस्ट डीजल डालें। जिस पेट्रोल पंप पे हमें पता चलता है कि कुछ मिलावट होगी, उस पे हम जाने से बचते हैं। क्यों? हमारी गाड़ी खराब हो सकती है, इंजन खराब हो सकता है, उसकी लाइफ कम हो सकती है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी जो चलती है, उससे जो हम ईंधन अपने शरीर में डालते हैं, तो जो हम ईंधन डालते हैं वो हमारी सेल्स तक, जहां उसकी जरूरत है, आफ्टर डाइजेशन पहुंचता है। ज्यादातर को डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जिस रूप में हमारी सेल्स को जरूरत होती है, जैसे सामने आपके पास एक जो इमेज दिख रही है स्क्रीन पर, तो प्रोटीन हम खाते हैं एनिमल से या प्लांट रिसोर्स से। ह्यूमन बीइंग को तो हम खाते नहीं, लेकिन हम जो खाते हैं उस प्रोटीन से हम बनते हैं, आप बनते हैं। तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और उस फॉर्म में जिसमें हमारी सेल्स उसको ह्यूमन सेल्स और ह्यूमन नीड्स की जरूरतें चीजें बना सके। तो इसी तरह से हम बाकी चीजें भी खाते हैं। हमने खाया आलू, लेकिन आलू से इंसान को जो एनर्जी चाहिए एटीपी के रूप में, उस रूप में कन्वर्ट करने में अल्टीमेटली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। और फिर जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो फिर हमारी सेल में, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस है। डायग्राम के जरिए आप देखें कि शुरू होता है इंजेक्शन से, यानी मुंह में हमने रखा। मुंह में रखने से पहले भी हमारे पास नाक है। मुंह के ऊपर नाक भगवान ने क्यों बनाई है? उसके ऊपर आंख क्यों बनाई है? नाक इसलिए बनाई है कि उसमें उसकी स्मेल से हम जान सकें कि वो खाने योग्य है कि नहीं। हम जहाँ रहते हैं वहां बंदर बहुत है, कुछ भी आप खाने को दो उसको पहले नाक पे लगाते हैं। क्यों? नाक से पता चल सकता है कि खाने योग्य है कि नहीं। उनके अंदर भी इतना कॉमन सेंस है। हम लोग शादी ब्याह का सीजन है, आप समझ सकते हैं क्या करते हैं। तो ये इंजेक्शन जो होता है मुंह में रखने से पहले भी शुरू हो जाता है। आंख के जरिए हम देखते हैं, उससे हमारा अगर अच्छा फील होता है जो हम देख रहे हैं, या अच्छा महकता है जो हम देख रहे हैं, तो हमारे अंदर से गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज होते हैं, उससे फिर आगे का खाना हमारा, अगर हमने कुछ ऐसा देख लिया जिससे हमारी मिचली आने लगी, तो हम जो खाना चाहेंगे उससे पहले हमारे अंदर नाउजिया होने लगता है, मिचली आने लगती है। तो खाना देख कर ही हमारी शुरुआत हो जाती है, डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। तो मुंह में रखा, उसके पहले हमने देखा, इंजेक्शन स्टार्ट हो गया। अब जब हम मुंह में खाना रख लेते हैं, तो ज्यादातर हमारे पास हड़बड़ी होती है। हड़बड़ी का आप समझ सकते हैं ना, जल्दी से खाना है, कुछ काम पे जाना है। लेकिन आप सभी देखें, ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स जो हमारे आसपास हैं, जो मैमल्स कहते हैं जिन्हें हम ज्यादातर जुगाली करते हैं, यानी जल्दी खा लिया उन्होंने किसी रीजन से, लेकिन फिर उसको फिर चबाते बहुत है। तो हम अगर उसको चबाते हैं तो मुंह में ही हमारे अंदर, मुंह के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जैसे टाइलिन एंजाइम, वहीं पर डाइजेशन शुरू हो जाता है। सलाइवा बनता है, तो डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवा मतलब लार, तो वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। तो कहते हैं ना, अच्छे से चबाना चाहिए। जब हमने चबाया और फिर निगल लिया, तो आप देखें माउथ और टंग, एपिग्लॉटिस, फेरिंग्स से होते हुए एक पाइप जैसी रचना है, इसे ईसोफेगस कहते हैं, उसके रास्ते नीचे चला जाता है स्टमक में। अब देखें कि कितनी बढ़िया व्यवस्था है। स्टमक में जो जाता है ना, तो हमारी बॉडी में दो जगह बहुत स्ट्रॉन्ग पीएच होता है। ऐसे समझे कि 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं, तो 6 का मतलब 10 गुना ज्यादा अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया। मतलब 7 से 6 हो गया तो मतलब 10 गुना ज्यादा एसिडिक हो गया, अम्लीय हो गया। और 1 से 3 पीएच होता है दो जगहों पर, एक स्टमक में, एक वेजाइना में। दोनों जगहों पर इतना स्ट्रॉन्ग पीएच क्यों होता है? कि कोई भी माइक्रोब, हार्मफुल बैक्टीरिया अगर हमारे खाने में गया है,
तो वो उस एसिड में खुद ही डाइजेस्ट हो जाए, मर जाए। ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। तो स्टमक में हाईली एसिडिक पीएच होता है, और उस हाईली एसिडिक पीएच से बचाने के लिए हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है उनमें कवरिंग होती है, म्यूकस की कवरिंग होती है, वो रगीज कहते हैं, बाहर होते हैं। इस तरह से मतलब वो सेफ होता है। लेकिन अगर ठीक से, जैसे अभी हम लोग यही जानते हैं ना कि एसिड ज्यादा बन रहा है, तो एसिड जब ज्यादा बन रहा है तो एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, जलन हो रही है, गले के ऊपर तक जलन हो रही है। लेकिन फैक्ट कुछ और है, पर्याप्त नहीं बन रहा है। और अनजाने में जाने में जो फार्मा कंपनी से पढ़ाती हैं तो डॉक्टर भी वही लिखते हैं कि और एसिड कम हो, क्योंकि लॉजिकली ऐसे ही लगता है। जैसे पहले लगता था कि किसी को उल्टी टट्टी हो रही है तो पानी बंद कर दो, लेकिन बाद में समझ में आया कि उल्टी टट्टी हो रही है तो पानी की जरूरत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन में है, तो आईवी फ्लूइड देते हैं। इसी तरह से अभी समझ में आया कि भैया अगर हार्ट बर्न हो रहा है, अल्सर नहीं बना है, तो एसिड को रोकने, एसिड बनने को रोकने वाली दवाओं की नहीं बल्कि कुछ और बेहतर उपाय करने की जरूरत है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो स्टमक के आगे हमारा जो डाइजेशन, मतलब स्टमक में डाइजेशन शुरू हो जाता है हाईली एसिडिक मीडियम में। इस जो HCl होता है इसका बहुत सारा काम है। एक काम तो है कि जितने माइक्रोब्स हैं हार्मफुल वो किल हो जाए, और उस HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिसको पेप्सिन बोलते हैं, वो रिलीज होता है। यानी हमारे जो हमने प्रोटीन खाया है उसका डाइजेशन और भी चीजों का डाइजेशन शुरू हो जाता है। दूसरा, उस एसिड की वजह से ही, जिसको हम कहते हैं ना, एक भ्रांति है कि एसिड बन रहा है क्या करें, तो डाइजिन ले लिया या पीपीआईस या H2 ब्लॉकर्स, इस तरह से चीजें होती हैं, सबको पता है, सिलॉक ले लिया। लेकिन होता क्या है कि जो उसका काम था फिर वो प्रभावित होगा। जैसे ठीक से स्टमक में एंजाइम्स रिलीज नहीं हो पाएंगे, और क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं हार्मफुल, वो किल नहीं हो पाएंगे। और क्या होगा, हाईली एसिडिक पीएच से स्टिमुलेशन होता है हमारा। आप देखें, एक हरे रंग की थैली है, दिख रहा है ना, गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर से ठीक से बाइल रिलीज होता है, वो ठीक से बाइल रिलीज नहीं हो पाएगा। और अगर एसिड ठीक से नहीं बना हुआ है तो पैंक्रियास से बहुत सारे काम होते हैं, वो ठीक से एंजाइम रिलीज नहीं हो पाएंगे। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन स्टमक में हमारा डाइजेशन काफी हद तक शुरू हो चुका होता है, और खाना स्टमक के बाद आगे बढ़ जाता है, उसको आगे की जरूरत नहीं। ये हमारी जो आंत है लगभग ना 29 से 33 फीट लंबी होती है। इस मुंह से लेकर के एंड तक, एनस तक का रास्ता लंबा है, समझ लें, क्यों 30 फीट के आसपास ये लंबा रास्ता है। तो स्टमक में एसिडिक पीएच का आप समझ गए फायदा क्या है। अब इसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पीएच एल्केलाइन होता है। एसिड जो कुछ भी है उसको न्यूट्रलाइज करके पीएच को एल्केलाइन किया जाता है। वहां डाइजेशन एल्केलाइन, क्षारीय माध्यम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्षारीय बनाने के लिए पैंक्रियास से सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कहते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पैंक्रियास से भी रिलीज होता है, और गाल ब्लैडर से जो बाइल रिलीज होता है ना, ये बाइल भी एल्केलाइन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच जो है एल्केलाइन हो गया, बेसिक हो गया, क्षारीय हो गया। अब डाइजेशन 80% यहीं पर होता है, 80% डाइजेशन यहीं पर होता है। एक खास बात जानने की है, आपने देखा बाईं तरफ इंजेक्शन हमने खाया, दूसरा है प्रोपल्सन, यानी जो खाया वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं। अगर हमने ठीक से नहीं चबाया तो उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन नहीं होगा। जैसे हमने पता ना, हमने खड़ी मूंगफली खाई तो खड़ी ही निकल जाएगी, चबाना जरूरी है। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन जरूरी है, और उसका आगे बढ़ना भी जरूरी है, तभी डाइजेशन ठीक से हो पाएगा। तो एक लाइन में, प्रोटीन का अमीनो एसिड के रूप में टूटना डाइजेशन है। अगर ये नहीं हुआ तो फर्मेंटेशन है, यानी सड़ेगा और गैस बनेगी। तो हमारे जो इंटेस्टीन है, थोड़ा सा इसके बारे में एक मजेदार बातें हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। हमारी पूरी बॉडी में ह्यूमन सेल्स नियर अबाउट 100 ट्रिलियन है। इंसान की कोशिकाएं हमारी, जिसमें हमारा ह्यूमन डीएनए है, केवल 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। लेकिन माइक्रोब्स की कोशिकाएं 1000 ट्रिलियन है, यानी 10 गुना ज्यादा।
यानी हम बैक्टीरिया हैं कि इंसान है, आप समझ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा उन 1000 ट्रिलियन में हर जगह है वो, लेकिन आंत में सबसे ज्यादा है। लगभग 9000 ट्रिलियन के आसपास हमारी आंतों में ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इसमें से ज्यादातर फ्रेंडली बैक्टीरिया है। फ्रेंडली बैक्टीरिया और अनफ्रेंडली बैक्टीरिया का जब संतुलन गड़बड़ हो जाता है तो हमारे तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है हमारी छोटी आंत और उससे भी ज्यादा बड़ी आंत में पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं? ये विटामिन, कई तरह के बी कॉम्प्लेक्स जितने हैं ना, ये बैक्टीरिया बनाते हैं। अगर इनकी कमी हो गई तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको छोटी आंत और बड़ी आंत में इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हो सकती हैं, अल्सर और कैंसर भी हो सकता है। तो ये जो फायदे के बैक्टीरिया है, इनका भोजन क्या है? ये किस लिए हमारे अंदर रहते हैं? नेचर ने बनाया है तो ये हमारे फायदे के लिए है, हमारे शरीर से कोशिकाओं से 10 गुना ज्यादा है। तो ये बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स 9000 ट्रिलियन के आसपास हमारी आंत में हैं। इनका जो भोजन है वो है फाइबर, और हमारे खाने में फाइबर कितना जा रहा है आप समझ सकते हैं। और हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का फाइबर इसलिए है कि उस फाइबर में सबसे ज्यादा अच्छी तरह से ये हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर, कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा फायदे की चीज हमारे जो न्यूट्रलाइट में है वो क्या है, तो मैं कह सकता हूँ दावे से कि फाइबर। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाओं से 10 गुना ज्यादा जो है हमारे शरीर में रहते हैं, उनका भोजन वो है, और वो हमारे शरीर के अधिकांश विटामिन बनाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, इसलिए हमें इनका ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी लोग पैदा होते ही, या पैदा होने के पहले ही हमारी मदर्स आज की डेट में एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। तो एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज है, एंटी मतलब आप जानते हैं विरोधी, और बायो मतलब जीव, जीव के विरोधी। तो जब फायरिंग एंटीबायोटिक्स की डॉक्टर इंजेक्शन के रूप में या कैप्सूल टैबलेट के रूप में करते हैं, तो हमारे दोस्त दुश्मन सभी बैक्टीरिया मारे जाते हैं। तो ऐसे में हमें फायदे के बैक्टीरिया का जो भोजन है उसका ख्याल पहले करना है। जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में फायदेमंद बैक्टीरिया है उसका ख्याल हमें करना है। तो ये करेंगे, इसका आगे हम चर्चा करेंगे। एक दूसरी चीज जो हमें जानना है, ये छोटी आंत का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो हमारा एक नर्वस सिस्टम है, यहाँ एक कहते हैं ना सेकंड ब्रेन, एक अलग, जैसे हमारी जो थाइस की मसल है उनको कहते हैं सेकंड हार्ट। जंग, हमारे जंघा, थाइस जो है, इनकी मांसपेशियों को सेकंड हार्ट बोलते हैं, क्योंकि हार्ट के बाद सबसे ज्यादा ब्लड पंप करने की क्षमता हमारी थाइस की मसल्स में है। उसी तरह से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ब्रेन की बात। इसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो आंत के चारों तरफ है, तो इतनी तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब सेंसर्स लगे हैं हमारी आंत में। प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा, चुभने वाली चीज, आपने पुदीन हरा खाया तो ठंडा महसूस कराना, आपने मिर्चा खाया तो उसका असर पता करना, हर चीज के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो जब आपका मूड सही नहीं होता तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, यानी डाइजेशन अपसेट। और अगर आपने कुछ ऐसा खाया है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है तो मूड अपसेट। मूड अपसेट तो एंटेरिक सिस्टम यानी गट अपसेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट, कुछ ऐसा खान पान गड़बड़ हो गया। खान पान गड़बड़ होने में आज की डेट में हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो दूध की मिठाइयां खाते हैं। दूध की मिठाई में बोले तो केक खा सकते हैं, खाते हैं, और बर्फी खाते हैं, या इस तरह की चीजें खाते हैं। तो जो शुगर है ना, आप ध्यान से देखें इस चित्र को, जब हम शुगर खा रहे होते हैं तो हमारा HCl प्रभावित होता है। HCl का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता। HCl का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता तो पैंक्रियाटिक, जो पैंक्रियास का फंक्शन है, एक तरफ तो वो इंसुलिन बनाता है, एक तरफ पैंक्रियाटिक जूसेस बनाता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पैंक्रियास। इसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया, यानी ठीक से गैस्ट्रिक जो पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज नहीं हुए, तो ना इंसुलिन ठीक से रिलीज हुआ, ना ट्रिप्सिन ठीक से रिलीज हुआ, ना लाइपेज मतलब लिपिड को पचाने वाले थे। जब ये एंजाइम ठीक से रिलीज नहीं हुए तो आपका डाइजेशन अपसेट हो गया। जस्ट जिसे हम कहते हैं मिठाई खाने से, जिसे हम कहते हैं केक खाने से, हम सोचते हैं कि अरे 2-4 पीस खाया था, लेकिन बॉडी
हमारी ओवरऑल, इससे और क्या नुकसान होता है, जब, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ठीक से रिलीज नहीं हुए तो ना ठीक से प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, ना ठीक से फैट डाइजेस्ट हुआ, ना ठीक से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, और वो आगे बढ़ रहा है, प्रोपल्सन जारी है, लार्ज इंटेस्टीन तक पहुंच गया। लार्ज इंटेस्टीन का काम है, जैसे स्मॉल इंटेस्टीन का काम है डाइजेशन, मेन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टीन में होता है, बड़ी छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाया है, तो बड़ी आंत में वो पहुंच गया ठीक से, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है खाना, वो कुछ प्रोटीन्स अनडाइजेस्टेड, कुछ अनडाइजेस्टेड फैट, तो क्या होगा, वहां वो एब्जॉर्ब होगा। बड़ी आंत का काम है रीअब्जॉर्प्शन, अवशोषण, पुनर्अवशोषण। फिर क्या होगा, वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम बोले तो एक तीसरा चैनल है, तीसरा चैनल एक हृदय से खून पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम, शिराओं यानी वेन्स के जरिए हृदय में वापस लाने का काम, और जो बीच में रह गया, गटर बोलते हैं, समझिए, गटर में यानी लिम्फेटिक चैनल में वो पहुंच गया अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमारे गटर में, लिम्फेटिक सिस्टम में जब पहुंच जाते हैं, तो वहीं पर सबसे ज्यादा इम्यून सेल होती हैं। वो इम्यून सेल इसको दुश्मन की तरह ट्रीट करती हैं। कौन, किसको, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को, और अपना ही खाना उसके प्रति वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, एलर्जीज का जन्म होता है, ऑटो इम्यून डिसीजेस का जन्म होता है। कैसे हुआ था, हमने कुछ ऐसा खाया जब भूख नहीं थी तब खाया, जिससे विरुद्ध आहार कहते हैं, उस तरह का खाना खाया। विरुद्ध आहार बोले तो दूध के साथ मांस खा लिया, या दूध के साथ कुछ लोग ड्रिंक कर लिया, या इसी तरह की चीजें, या एक्सेस में खा लिया, जितना हम रोज खाते हैं उससे ज्यादा शादी पार्टी में गए खा लिया। तो एंजाइम तो उतना ही बनने का है ना, जितना, जैसे घर में 4 लोगों का खाना बनता है, 4 लोग और आ गए, तो फिर वो उसी हिसाब से चीजें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। उतना ही खाना 4 लोगों का बना है, 4 लोग और आ गए, तो एंजाइम कम बन पाए। एंजाइम जब कम बन पाए तो अगेन डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड हमने ज्यादा खाया, गलत समय पे खाया, गलत ढंग से खाया, जब मिसमैचिंग खाना खाया, तो बड़ी आंत से हमारे लिम्फेटिक चैनल में आए, लिम्फेटिक चैनल से हमारे इम्यून सिस्टम ने समझा कि ये कुछ नुकसानदायक चीज है, अब उससे निपटना शुरू किया। जो चीज हमारे लिए फायदे की थी, अब उसी के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया। अब हम कहेंगे हमको तो ये नहीं पचता, वो नहीं पचता, ये नहीं पचता, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब एक दूसरी व्यवस्था भी हमारे पास है। वो दूसरी व्यवस्था है कि कुछ हद तक जब हम खाना खाते हैं तो पोर्टल वेन के जरिए और लिम्फेटिक चैनल के जरिए लिवर में पहुंचता है। तो लिवर कुछ हद तक जितनी क्षमता होती है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स, दारू, एक्सवाइजर, प्रिजर्वेटिव, इन सब से निपटता है, इन सब से निपटता है, और उस प्रोसेस में खुद भी फिल्टर अपना खराब कर लेता है। और फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं फैटी लिवर हो गया। क्यों, वो अनडाइजेस्टेड जो फैट था वो वहीं जम गया। जैसे होता है ना, आपके बेसिन में जम जाता है, बेसिन में चीजें जम जाती हैं ना, जाम हो जाता है, फिर क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे लिवर की हालत होती है, फैटी लिवर। फिर और कुछ हो गया, लिवर सिरोसिस। फिर और कुछ हो गया तो ट्रांसप्लांट की स्थिति आ गई। तो हमारे पास बहुत सोच समझ के हमारे न्यूक्लियाइड के साइंटिस्ट ने बनाया। क्या बनाया आपको पता है, मिल्क थिसिन। हम सोचते हैं क्या जरूरत है, लेकिन अभी हम लोग समझ गए हैं कि क्यों लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी खा रहे हैं जो डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पा रही, और फिर उनसे हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है और हमारा लिवर भी डिस्टर्ब हो रहा है। एक तीसरी चीज, अब बड़ी आंत, मतलब मुंह से लेकर के एनस तक, रेक्टम के लास्ट तक हमारा जो खाना है रिलीज हो जाना चाहिए 12 से 14 घंटे, लेकिन ऐसा होता नहीं, पड़ा रह जाता है। तो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो रहा है लगातार। तो कहते हैं ना, खून में खराबी होगी, जो निकल जाना चाहिए था वो खून में भर रहा है। तो फुंसी के रूप में, फोड़े के रूप में, मुहासे के रूप में, स्किन डिसीजेस, सोरियासिस के रूप में, तरह तरह के रूप में प्रकट होता है ना। ये सब फंक्शन आपको पता है, हम वो बातें कर रहे हैं जो आपके काम की हैं। तो पेट साफ हो और हमारी आंतों में क्रमाकुंचन गति है ना,
प्रोपल्सन, पेरिस्टालसिस, आगे बढ़ने की, जैसे केचुआ आगे बढ़ता है, ये गति, एनर्जी बनी रहे। तो इसके लिए अगेन हमारी इंटेस्टाइन सेल से बनी है, तो सेल में जान रहे, केचुए में जान रहे, तो उसको जो भोजन चाहिए मिलना है, तो उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन पर्याप्त हो सके। जैसा हमने कहा कि ज्यादातर जो हम खाना है पका के खा रहे हैं, जब पका के खा रहे हैं और भी प्रेशर कुकर में पका के खा रहे हैं, तो हीट लेबाइल जो विटामिन है, यानी हीट सेंसिटिव जो विटामिन है, यानी हीट में जो नष्ट हो जाते हैं, B1, B2, B3, B6, B12, ये सब नष्ट हो जाते हैं, और इन्हीं की जरूरत होती है सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में। तो हम ज्यादातर सभी लोग विटामिन बी डिफिशिएंट लोग हैं, तो इसलिए हमें आंतों की प्रोपल्सन रेट, क्रमाकुंचन, पेरिस्टालसिस को मेंटेन रखने के लिए बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की जरूरत होती है, जो कि आप लोग ले रहे होंगे। तो शॉर्ट में हमने बात की कि हमें चबा के खाना चाहिए हमारी डाइट में। नेक्स्ट, हमारी डाइट में, है ना, हम, ठीक है, तो ताकि ये जो सांप सीढ़ी का खेल तो आप देख रहे हैं ना, सांप वाला, केचुए जैसा जो भी है, इसमें गतिशीलता बनी रहे। तो बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत क्यों है? ताकि आंतों में गतिशीलता बनी रहे, और जिस खाने को जितनी देर जहां रुकना चाहिए उससे बहुत ज्यादा देर तक, कुछ लोग कहते हैं 3-4 दिन तक तो हमें मौसम ही नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, आपका खाना अगर आपके कमोड में चिपक जा रहा है, इट मीन्स ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अगर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, इट मीन्स फैट डाइजेस्ट नहीं हुई है। डाइजेस्टेड खाना हलवे जैसा होता है, तो आप जानते हैं जब पचता नहीं तो उसमें डिफरेंट तरह का सब कुछ हो जाता है। तो तैर रहा है, मतलब फैट डाइजेस्ट नहीं हुआ है। चिपक रहा है, अगेन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए स्टिकी बना हुआ है। तो डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता तो कब्ज बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। जब कॉन्स्टिपेशन बन जाता है तो जोर लगाते हैं, जब जोर लगाते हैं तो नसें फूल जाती हैं, तो पाइल्स का जन्म होता है, हिमोरॉइड्स का जन्म होता है, और कभी कभी तो बगल से छेद हो जाता है, जिसको बोलते हैं भगंदर, यानी फिस्टुला हो जाता है। एक रास्ता था ही एनस, एक बगल से और रास्ता हो गया, उसे बोलते हैं फिस्टुला। तो आपके हाथ में है अपनी और औरों की सेहत। नेक्स्ट प्लीज। तो इसलिए बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन की जरूरत है कि हमारी हर सेल, ना केवल आंतों की सेल, बॉडी में जितनी सेल्स हैं उनको अपना काम करने के लिए एनर्जी मिल सके। तो जब अपना काम करेंगी तो क्या होगा? जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है एनर्जी के लिए, वो डाइजेस्ट हो पाएगा। आपने जो प्रोटीन खाया है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल एंड टिश्यू के लिए, वो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो पाएगा। आपके भोजन में जो फैट गया है वो डाइजेस्ट होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, नहीं तो अनडाइजेस्टेड फैट आपके लिए बर्डन बन जाएगा, जगह जगह जमा हो जाएगा, लिवर में बढ़ेगा तो फैटी एसिड होगा, और तरह तरह के सिंड्रोम्स होंगे, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट डिसीजेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर फैट ठीक से डाइजेस्ट हुआ तो आप उसका मजा लेंगे, स्वाद का भी और सेहत का भी। फिर विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके बॉडी में, जो भी ग्रोथ और रिपेयर और हेल्थ की जरूरत है, वो कैसे होगा? ठीक से जब डाइजेशन हो पाएगा। और अगर पानी आप पर्याप्त पी रहे हैं, उसके लिए भी सिस्टम सही होना चाहिए। नहीं तो कितने लोग कहते हैं बिना कुछ खाए कैसे पानी पी सकते हैं? सो के उठते ही नॉर्मल टेम्परेचर का कम से कम 2 गिलास धीरे धीरे पीना चाहिए। उससे क्या होगा? टॉक्सिन्स रिलीज होने में मदद मिलती है। जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब में बहुत सारी चीजें जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, जैसे यूरिया, जैसे क्रेटिनिन, वो रिलीज हो पाता है। इसके अलावा स्टूल के रूप में अनडाइजेस्टेड और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी स्टूल मतलब जो फिसीज या पखाना जो निकल जाना चाहिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, व्हाटएवर जो भी हमारे लिए जरूरी है, उसको हम एब्जॉर्ब करके एसिमुलेट कर सकें। एसिमुलेट का मतलब अपने में समाहित कर सकें, मतलब हमारी सेल्स तक और सेल्स बनाने तक का इस्तेमाल हो सके। ये डाइजेशन का पर्पस है। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी यहां तक एम आई मेकिंग क्लियर? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम था, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो बहुत जरूरी कुछ ऑर्गन्स होते हैं उन्हें एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे हमने बताया कि खाना जब हम चबाते हैं तो यहीं से लार बनती है, यहीं से बहुत सारे एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, तो खाना चबा के खाना चाहिए। मुंह में, है ना, सलाइवरी एमाइलाइज को टाइलिन कहते हैं, मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। लिवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, और बहुत सारे काम है इसके, लेकिन मेन काम में एक काम है डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। फिल्टर जो खराब चीजें हैं, नुकसानदायक चीजें हैं, उसे हमें बचाता है।
और ये हेल्दी रहे इसके लिए हमें, आपको पता है हमारे पास जादुई प्रोडक्ट है मिल्क। बहुत सारे लोग जिनका लिवर सचमुच बीमार हो गया था, अगर लिवर बीमार हो गया तो एक ही उपाय है, ट्रांसप्लांट, और सबके लिए बस का नहीं है, अदरवाइज गॉन। तो आपके लिवर को बचाए रखने के लिए हमारे पास मिल्क है। तो लिवर सबसे बड़ा रोल है, जो हम खाते हैं उसको हमारे एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाने लायक बनाता है, एसिमिलेट कराता है, और उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो आप अगली बार जानेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो लिवर इतना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्यों इतना जरूरी। हमने कहा कि हमने जो कुछ खाया पिया तो सीधे खून में नहीं जाता, वो जो खून में गया वो पहले खून से पहले लिवर में जाता है कि भैया जो कुछ गड़बड़, हालांकि इस स्टमक में एसिड है ताकि दुश्मन नष्ट हो जाए, फिर एल्केलाइन किया गया ताकि डाइजेशन हो जाए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन एसिडिक पीएच है, फिर भी जो कुछ हार्मफुल चीजें हैं हमारे ब्लड में आ गई हैं वो लिवर में जाकर के डिटॉक्सिफाई हो जाए, और क्या हो जाए, ग्लूकोज जो हमारी हर सेल की जरूरत है, हर सेल की जो जरूरत ग्लूकोज है वो जहां जहां जरूरत है वो सही जगह पहुंच जाए। जो एक्सेस है उसको ग्लाइकोजन के रूप में हमारा लिवर स्टोर करता है, और पैंक्रियाज और लिवर मिल करके हमारा ग्लूकोज लेवल बैलेंस करते हैं, दोनों का रोल है। तो मिल्क थिसिल जब हम लेते हैं तो शुगर मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा जो हमने प्रोटीन खाया था जो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हुआ है, पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ कितना भेजना है ये लिवर ही रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिसाइड करता है। और फैट इन केस एक्सेस है तो बेचारा लिवर कुछ धोता है, और कुछ आगे बढ़ हमारे शरीर में कुछ ऐसे कूड़े इकट्ठा करने की जगह होती है जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वहां भेज देता है, और हमारी थाइस में हमारे बेली में वो फैट इकट्ठा होती चली जाती। और जब हम संभाल नहीं पाते, हम ठीक से खा नहीं पाते, हम गलत चीजें खाते हैं, हम गलत समय पे खाते हैं, हम गलत आहार लेके खाते हैं, विरुद्ध आहार लेते हैं, हम स्ट्रेस में हो जाते हैं और अक्सर रहते हैं, ये परिस्थितियां हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तकलीफ में आ जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर नाम लेता है आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज हो गई है, GERD हो गया है, और कहता है एसिड ज्यादा बन रहा है, ऊपर जा रहा है तो जलन हो रही। समस्या की जड़ में हमारा खान पान है। मिल्क और दूध जब मिल करके मिठाई बनता है, केक बनता है, तो हमारे लिवर के लिए, हमारे स्टमक के लिए, हमारे पैंक्रियाटिक सिस्टम के लिए, सब के लिए दुश्मन हो जाता है। हमें उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, तो GERD अपने आप खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें जो फायदा करती हैं, इसमें हमारे पास हमने बता दिया पहले, फाइबर, मिल्क थिसिल, नेचुरल बी और AVH, ये फायदा करता है। इसके अलावा पत्ता गोभी कच्ची चबाएं तो ये पेप्टिक अल्सर में भी फायदा करेगा, गैस्ट्राइटिस में भी फायदा करेगा, GERD में फायदा करेगा। ये जो फूल गोभी है इसको भी चबाएं, हड़बड़ाएं ना, चबाएं, कच्चा भी चबा सकते हैं, क्वीन में भी चबा हाफ बॉयल करके चबा सकते हैं। तो ये देखा गया है कि इसमें जो पत्ता गोभी में क्लोरोफिल वाला हिस्सा होता है उसमें नेचुरल मैग्नीशियम होता है और काम करता है। ये जो हमने न्यूट्रिशन की बात की, इसके साथ साथ अगर मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, ये पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सीजन है और इस समय ज्यादा होता है। इस समय क्योंकि खान पान का भी सीजन होता है, शादी ब्याह फंक्शन का भी सीजन होता है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज डॉक्टर नाम देगा और वो बहुत सारी मेडिसिन देगा ताकि तत्काल कुछ रिलीफ हो सके। वो होती भी है, लेकिन मेन चीज है हम आपने जाना कि ये जो हमें प्रिकॉशन लेना है। और अगर हम नहीं ले पाए, स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहा, खान पान वैसा ही रहा, तो हमारे स्टमक और उसके ऊपर नीचे घाव हो जाते हैं और फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। हमारी आंतों में सूजन हो जाती है, उसी को गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये डॉक्टर अलग अलग नाम लिख के देंगे, है ना। और बैक्टीरिया कम हो गए फायदे वाले, और स्ट्रेस लेवल हाई रहा, और खान पान जैसा कि है वैसा ही रहा, तो कोलन, बड़ी आंत में सूजन हो जाती है जिसको बोलते हैं कोलाइटिस। और आंतें जब काम नहीं कर पाती तो बार बार लूज मोशन होता है, उसी को डॉक्टर बोलेंगे डायरिया हो गया। और अगर उसमें इन्फेक्शन भी हो गया तो बोलेंगे डिसेंट्री हो गई, है ना। जब लंबे समय तक पेट साफ ना हो, जितनी बार खाए हैं हम खाना उतनी बार पेट साफ होना चाहिए। 2 बार खाते हैं तो 2 बार पेट साफ होना चाहिए। अगर
खा रहे हैं 3 बार और 24 घंटे में पास होने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। और शहर में ज्यादातर लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। द कंडीशन इन व्हिच ए पर्सन हैज फीवर देन 3 बाउल मूवमेंट ए वीक और विद बाउल मूवमेंट विद हार्ड स्टूल, जोर लगाना पड़ रहा है, ये पेनफुल हो गया, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। और कभी कभी हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर एक उंगली जैसी रचना होती है, वहां सूजन हो जाती है, उसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं आइए हम आपका ऑपरेशन करेंगे, इसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र की कुछ बीमारियों के नाम थे। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, पाचन तंत्र की ही बीमारी मोटापा भी है। जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं थी तो इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे हम कूड़ा रखते हैं कहीं और जगह पे, तो वैसे ही कूड़ा इकट्ठा हो जाता है हमारे शरीर में, उसे को ओबेसिटी बोलते हैं। और जब हमारी आंतों में ऐसा कुछ जाता रहता है जिससे हमारी सेल भूल जाती हैं कि हमको कितना डिवीजन करना है, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, तो कोलन कैंसर हो जाता है। और हमने अगेन बात की हमारे खान पान में इतनी मिलावटें, कुछ लोगों के डाइट में अल्कोहल, ये सब हमारे लिवर पर सबसे ज्यादा, हमने बताया ना कि हम जो भी खाएंगे, जो भी डीजल पेट्रोल डालेंगे टंकी में, वो अंत में इंजन में जाएगा। तो हमारे शरीर में भी एक व्यवस्था है कि पूरी बॉडी में पहुंचने से पहले वो लिवर में जाता है। तो बॉडी तो बचा लेता है लिवर हमारा, लेकिन खुद को नहीं बचा पाता, उसी को बोलते हैं लिवर सिरोसिस। अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो गया है तो आई थिंक या तो ट्रांसप्लांट करके बच सकते हैं या फिर भगवान बचा सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर किसी शुरुआती दौर में है तो मिल्क थिसिल का अगर सेवन करते हैं तो बड़े हुए डोज में, नॉर्मल डोज 1 टैबलेट 3 टाइम्स, और जिसको लिवर सिरोसिस डायग्नोज हो गया है 2 टैबलेट 3 टाइम्स अगर लेते हैं तो फायदा होता है। तो ये हमने शॉर्ट में आपके से बात की। आपको क्या अच्छा लगा, क्या और जानना चाहते हैं, आपकी बारी है। ओवर टू यू सर। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? बहुत जबरदस्त सेशन रहा है। हम लोग एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी के लिए। और हम लोग तो उसमें बिल्कुल खो गए थे, और इतने 45 मिनट के अंदर पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है समझ में आया कि कैसे क्या होता है। और मेरे ख्याल से सब लोग न्यूट्रिशन के साथ में और भी चीज़ें उनको पता चली जिससे वो हेल्दी रह सकते हैं। कोई कुछ अगर जानना चाह रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। अभी 15 मिनट का टाइम है, तो कोई कुछ अगर और जानना चाह रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है डाइजेशन के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, प्लस कुछ प्रोडक्ट्स डॉक्टर साहब ने रेकमेंड किए, जैसे न्यूट्रालाइट का फाइबर है, न्यूट्रालाइट का नेचुरल बी है, लीवर के लिए मिल्क थिसल है, एवीएच अगर बहुत लोगों को नहीं पता हो तो अम्लकी विविधकी हरितकी एक प्रोडक्ट है। योगेन जी हैंड रेज कर रहे हैं, 1 मिनट। जी वेलकम। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, हेलो। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब से कि वो एक शुगर का एक बता रहे थे डॉक्टर साहब कि शुगर लेते हैं तो वो कुछ प्रोसेस बताए थे, वो मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया कि अगर शुगर हमारे खाने में ज्यादा होता है, दूध और शुगर का मिक्स करके, मतलब मिठाई अगर ज्यादा लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट रहता है डाइजेशन पे? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू फॉर आस्किंग। अब आपने, हमने मान लीजिए केक खाया जिसमें शुगर भी है और जिसमें मिल्क भी है, या हमने मिठाई खाई, छेने का रसगुल्ला खाया, तो हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है वो नॉट एनफ। शुगर बेसिकली क्या होता है, सुक्रोज होता है। शुगर बेसिकली क्या होता है, सुक्रोज होता है। और सुक्रोज का जो पाचन होता है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि सुक्रोज का जो पचाने वाला एंजाइम है वो सुक्रेज होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दूसरा आपने पूछा मिल्क वाला, तो मिल्क का जो पचाने का एंजाइम होता है, जो लैक्टोज होता है, अगेन वो कहाँ रिलीज होता है, लैक्टेज, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। तो जिस चीज को हमारा स्टमक पचा नहीं सकता बिल्कुल भी, उसका एंजाइम है ही नहीं स्टमक में, वो हमने खा लिया,
अब वो स्टमक कंफ्यूज होगा, क्या करें इसका। तो जो मैसेज पचाने वाला आगे भेजना चाहिए तो वो ठीक से नहीं भेज पाता, तो ना प्रॉपर बाइल रिलीज हो पाता है, ना सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ना प्रॉपर पैंक्रियास के जूसेस रिलीज हो पाते हैं। अब इम्प्रॉपर रिलीज ऑफ बाइल, इम्प्रॉपर रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस, तो पैंक्रियास में लगभग लगभग सभी एंजाइम्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे डाइजेशन में काम आते हैं। साथ ही साथ तो दो पार्ट होते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम से एक्सोक्राइन बोलते हैं, एक हमारा ग्लूकागॉन और इंसुलिन भी पैंक्रियास से ही रिलीज होता है। तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, वो काम आता है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। तो दोनों सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं, कब क्या करें। बॉडी इस तरह से बनी है कि स्लो डाइजेशन हो, धीरे धीरे, मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना। फॉर एग्जाम्पल बाजरे को डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है, बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज उसे में कन्वर्ट होगा, तो वो इसीलिए हमारी आंत लगभग 30 फीट है। अब हमने ऐसी चीज खाया जो ऑल ऑफ सडन लेवल हाई करेगा और नीचे तक चला जाएगा, तो ऐसे में सिस्टम को गड़बड़ कर देने वाला हमने खाना खा लिया। एक तो सुक्रोज यानी शुगर, और दूसरा लैक्टोज यानी मिल्क प्रोडक्ट। तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। और अगर कहीं शादी ब्याह में गए हैं या बच्चों को मिल जाए, तो आजकल छोटे बच्चों को भी मदर दूध में चीनी मिला के देती है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को मिल्क एलर्जी हो रही है और डॉक्टर लिख रहे हैं प्रोसोयाल, जीरोलैक, नूजोबी, ये सब नाम हो सकता है आपने सुने, हो सकता है ना सुने हो, लेकिन कुछ लोगों ने सुने होंगे। तो नूजोबी, प्रोसोयाल या जीरोलैक, ये क्या है? ऐसा मिल्क है जिसमें लैक्टोज नहीं है। क्यों? ताकि बच्चे को डाइजेस्ट हो सके, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो सके। तो हम सभी आज की डेट में मिठाई अच्छा फील कराता है, इसको लेते हैं, और परिणाम स्वरूप अगर 1 से 2 पीस, 2 से 4 पीस हो गया, पक्का है ब्लोटिंग, बर्पिंग, बेल्चिंग, ये लक्षण है कि आपका खाना पच नहीं रहा है। ऐठन, मरोड़, गैस बनना, कड़कड़ आवाज आना, आप हिंदी में जो भी आप ट्रांसलेशन कर लें। तो गॉट इट? हेलो, हाँ जी। आवाज साफ नहीं आ रही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर जी, एक क्वेश्चन मेरा सर ये है कि यदि दिन भर कुछ ना खाएं, हफ्ते में 1 दिन चलता है लगातार, मैं 1 दिन गैप करके, क्या बॉडी पे कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? सर एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ? प्लीज रिपीट कर रहे हैं अपने सवाल को, उसके बाद पूछिएगा। जी, अभी भैया ने पूछा कि कोई व्रत वगैरह कुछ पूछा, सुन नहीं पाया। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ क्या? नहीं, हमें अच्छा लगता है, आप एक नहीं अनेक पूछिए। सर मैं पूछ रहा हूँ, सीखेंगे आपसे। जी सर, कभी कभी ऐसा लगता है कि आज हमने हैवी डाइट ले लिया है, तो नेक्स्ट डे हम कुछ नहीं खाते हैं पूरे दिन। तो क्या इसका बॉडी को कुछ फर्क पड़ता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम लोगों का डाइट हैवी हो क्यों जाती है? अभी हमने बताया कि हमारा जो एंटेरिक सिस्टम है, हमारी आंत का सिस्टम है, इसके पास एक इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम भी है ना, इंटेरिक नर्वस सिस्टम, ऐसे कहते हैं गट्स वाले आदमी है। अब हमारे यहाँ इसको सोलर प्लेक्सस बोलते हैं साइंस में, और अध्यात्म में उसको सूर्य चक्र भी बोलते हैं, नाभि के आसपास, नाभि वाला। कुछ लोग आम भाषा में कहते हैं नारा उखड़ गया वगैरह। तो जब हम खाना खाते हैं और ब्रेन तक ठीक से मैसेज पहुंचने में फुलनेस का सैटिस्फैक्टरी सेंटर्स हमारे अंदर दिमाग में एक तृप्ति का एक केंद्र है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है, तो आधा घंटे वक्त लगता है लगभग। तो अगर हम हड़बड़ी में खाते हैं तो जब तक मन नहीं भरता हम खाते रहते हैं, और जब मैसेज मिला ब्रेन को तब तक ज्यादा हो चुका होता है। तो इसीलिए कहते हैं 32 बार चबा के खाना चाहिए। तो जब हम चबा के खाएंगे तो ज्यादा वक्त लगेगा, तो जब ज्यादा वक्त लगेगा तो आधा घंटा जब बीतते बीतते मैसेज पहुंच जाएगा। और यानी कि अगर हम नॉर्मली हमने 6 रोटी खानी है, तो 3 रोटी में ही हमें मैसेज मिल चुका होगा कि फुल, बस करिए, तो हम ठूसेंगे नहीं, तो अगले दिन व्रत का झंझट या कम पड़ेगा। लेकिन इन केस हो गया है ऐसा, तो डेफिनेटली ये बेहतर है कि आप अगले दिन रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अपने हाथों को रेस्ट दें, और ये अच्छा है, ये सेहत के लिए अच्छा है। थैंक यू सर। योगेन जी, आप कुछ पूछ रहे थे?
सर 2 क्वेश्चन है, एक ही साथ में कवर करेंगे। ये डाइजेशन सिस्टम क्या रिलेटेड है किडनी स्टोन फॉर्मेशन में, और दूसरा ये है इन केस अगर शुगर का लेवल जैसे बॉर्डर के आसपास मेंटेन रहता तो कौन से सप्लीमेंट हेल्प करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमारी बॉडी का हर हिस्सा इंटरकनेक्टेड है। बॉडी का ही नहीं, हमारे आसपास का भी हिस्सा हमसे कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि हमारे आसपास का जो पेड़ पौधे हैं ना, वो भी हमारी बॉडी के ही हिस्से हैं। वो अगर ऑक्सीजन नहीं बना रहे होते तो हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, हमारे फेफड़ों से फिर हमारी सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती। तो हम पूरा इकोसिस्टम कनेक्टेड है। दूसरा, हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल रहे होते तो शायद हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाती। तो कनेक्टेड है। अब आपने पूछा कि हम जो खाते हैं क्या उससे स्टोन फॉर्मेशन किडनी में होता है? डेफिनेटली। हम जो खाते हैं और पीते हैं, कुछ जगहों के पानी में हार्डनेस बहुत होती है, तो बेहतर है बॉयल करें, वो हार्डनेस को निथार के पिए। दूसरा, हम पानी भी कम पी रहे होते हैं तो फ्लश नहीं हो पाता। पानी कम पीने की महिलाओं के पास वजह है, हमारे पास इतने अच्छे रीनल सिस्टम हम नहीं अभी डेवलप कर पाए हैं, तो वर्किंग लेडीज के पास उतना नहीं व्यवस्था हो पाती, तो कम पीती हैं। और हम अभी एज कल्चर ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब घर में रहें तो पानी जरूर पिए सभी लोग। पानी कितना पीना चाहिए? एक सिंपल सा है, पेशाब अगर फ्लो में हो रही है और कलर व्हाइट है तो इसका मतलब पर्याप्त है, अगर येलोइश हो गया है तो इसका मतलब अभी और जरूरत है। तो ये फ्लश हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम पर्याप्त पानी पीते हैं। अब दूसरा सवाल है कि शुगर का लेवल हमारे बॉडी में कम रहे तो कौन सा न्यूट्रिशन लें? डेफिनेटली हमारा मेटाबॉलिक रेट जिससे बढ़ता है वो न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए। मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, आपने अभी बताया, नेचुरल बी से बढ़ता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है हमारी सेल में ग्लूकोज का खर्चा बढ़ता है, ग्लूकोज का खर्चा बढ़ता है। तो सबसे बड़ा खर्चा बढ़ता है फिजिकल एक्टिविटी से। महिलाओं का शरीर 12-13 किलोमीटर एवरेज चलने के लिए बना है, पुरुषों का 18-20 किलोमीटर चलने के लिए बना है। तो चलेंगे तो मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा, ग्लूकोज अपने आप खपत हो जाएगी। और उसके लिए साथ में हमारे सेल्स पर्याप्त कंज्यूम कर सकें ग्लूकोज को, उसके लिए नेचुरल भी मिल्क थिसिल लेना चाहिए। फाइबर की जहां तक बात है, वो अगर हम खाने के पहले लेते हैं तो फाइबर भी एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन में कुछ रोल निभाता है और फालतू फैट को भी एब्जॉर्ब होने से रोकता है, पेट भी साफ करता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को भी रिलीज करता है, ज्यादा समय तक आपके अंदर रुका नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा फायदा फाइबर का हमने बताया कि हमारे शरीर में 1000 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं, उनका भोजन है फाइबर। तो फाइबर टॉप पर आप रख सकते हैं। शुगर बड़े होने का सिंपल सा कारण है, हमने बताया, या तो हम तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं। जैसे हमको कहीं लड़ने जाना है तो लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी का जो हमारा सोर्स है, ईंधन है, वो ग्लूकोज है। तो बॉडी ऑटोमेटिकली पंप करेगी ग्लूकोज में ब्लड बढ़ाने के लिए, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने के लिए। स्ट्रेस बॉडी का एक ही लैंग्वेज है, अगर स्ट्रेस में है तो इमरजेंसी है, या मैं भागना है या लड़ना है। तो थोड़ा मन शांत रहना चाहिए ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए। तो जो चीजें फायदा करती हैं, एक तो हम मन शांत रखने का मतलब अवेयर रहें, नेचुरल बी लें, मिल्क थिसिल लें, मधुनाशिनी ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो हमारे पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, हमारी सेल्स के रिसेप्टर्स जो होते हैं इंसुलिन के, उनको एक्टिवेट करता है। और आ रही बात खान पान की, तो खान पान में जितने भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब जिससे सडन ग्लूकोज लेवल हाई हो सकता है, चीनी, चावल, आलू और गेहूं। सबसे ज्यादा गेहूं, अभी तक लोग सोचते हैं ना कि हम तो गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ग्लूकोज बढ़ रहा है। गेहूं ही सोर्स है सबसे ज्यादा प्री डायबिटिक कंडीशन का, और प्री डायबिटिक कंडीशन के बाद डायबिटिक हो जाता है। तो फिर खाएं क्या? साग, सब्जियां और मिलेट्स। मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज, जोंधरी, बाजरा, जौ, रागी, इस तरह की चीजें अपने खाने में शामिल करें। शुगर भाग जाएगा बिना किसी अंग्रेजी दवा के। एकदम से दवा ना छोड़ें, धीरे धीरे। विमल जी ने हैंड रेज किया। विमल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, एक बात पूछना था कि अगर जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो जो फाइबर हम लेते हैं वो किस टाइम लेना सही रहेगा? जैसे बहुत अच्छा घोल सवाल के है। खाना खाने के टाइम पर या फिर खाना खाने के बाद? बहुत और अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है डॉक्टर साहब। यस। कि जैसे हम शुगर लेते हैं, जैसे कि रसगुल्ला अगर हमने खा लिया है, अगर उसके बाद दही लेते हैं तो क्या वो शुगर कंज्यूम करने में हेल्प करता है क्या? तो पहले सवाल का पकड़ लेते हैं। पहला सवाल था आपका क्या? पहला सवाल क्या था आपका?
कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर पहले कॉन्स्टिपेशन है, अगर फाइबर ले रहे हैं, लेना तो चाहते हैं तो कब लें, मतलब खाना खा रहे हैं उस समय साथ में या खाने के बाद? यस, किसी का वजन ज्यादा है तो खाना खाने के 1.5 घंटे 2 घंटे पहले लेना बेहतर है। उसका फायदा सिंपल लॉजिक है, फुलनेस की फीलिंग होगी, खाना कम खाएंगे, वजन भी कम करने में मदद मिलेगी। मतलब एक तीर से दो निशाने। किसी का वजन अगर नॉर्मल है तो पहले या बाद में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन गैप रखें कम से कम 1.5 घंटे का। और किसी का वजन कम है और फिर भी कॉन्स्टिपेशन है तो उनको बेस्ट समय मैं बताता हूं शाम के 5 बजे के आसपास। 5 बजे के आसपास क्यों? क्योंकि लगभग 12 से 14 घंटे लगते हैं मुंह से लेकर के एंड तक, एनस तक जाने तक। तो जब 5 बजे के आसपास लेंगे तो सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उसका इफेक्ट दिखेगा और हम फ्रेश हो सकते हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन। और दूसरा आपका सवाल था कि रसगुल्ला खाया फिर क्या खाया? दही 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 फिर उसके बाद दही खा लेते हैं उस पे। फिर दही खा लेते हैं। दही अपना काम करेगा, दही के अलग फायदे हैं। दही का सबसे बड़ा फायदा है उसमें फायदे के बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होते हैं, लेकिन जो रसगुल्ले का नुकसान है वो बेचारा कैसे सही कर पाएगा? तो रसगुल्ले का नुकसान तो झेलना पड़ेगा, हाँ लैक्टोबैसिलस का फायदा नहीं है। नेक्स्ट पीयूष एंड सविता रंजन जी ने हैंड रेज किया है। नमस्कार डॉक्टर साहब, पीयूष रंजन कनेक्टेड हूँ अयोध्या से। वेलकम, नमस्ते। मेरा 2 सवाल है। पहला तो यह है कि कुछ लोगों को खाने के साथ साथ में पानी पीते रहने की आदत होती है, तो और ये तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाने के तुरंत बाद बहुत ढेर सारा पानी पी लेते हैं। तो क्या ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है जो है? एक तो ये सवाल है। और जी अब भुलक्कड़ आदमी हूं मैं, थोड़ा सा पहले से आपको इस क्वेश्चन हैंडल कर लेते हैं। देखिए हम ठीक से अगर चबाते हैं तो पर्याप्त सलाइवा रिलीज होता है। जब हम ठीक से चबा नहीं रहे हैं, हमें हड़बड़ी है तो हम धकेलेंगे अंदर, तो एक तो ठीक से चबा नहीं रहे हैं उसका नुकसान होगा। दूसरी, हम खाते समय निवाले को अंदर करने के लिए अगर पानी की मदद ले रहे हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो डाइल्यूट होते हैं। तो अगेन जब डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट होंगे तो फिर अगेन डाइजेशन प्रभावित होगा। तो पानी पीने का जो बेस्ट समय है खाना खाने से 1.5-2 घंटा पहले। अगर हमने 1.5-2 घंटा पहले खाया हुआ है तो वॉल्यूम बढ़िया पानी का रहेगा, बढ़िया से सलाइवा एंजाइम्स रिलीज होंगे, तो प्यास उतनी लगेगी नहीं। वैसे प्यास लगे तो कभी भी पानी पी लेना चाहिए जब लगी है प्यास, नहीं अटक रहा है और पानी नहीं पीना है, ऐसा नहीं। चबा के खाएं, अगर अटक रहा है फिर भी तो ले लेना चाहिए, लेकिन बेस्ट टाइम खाना पानी पीने का 1.5-2 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा कम से कम बाद, ये बेस्ट समय है। लेकिन अगर प्यास लगी है अटक रहा है तो भैया कभी भी पी लो, अटके ना। जी जी जी। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि किसी को अगर फैटी लिवर की समस्या काफी लंबे समय से है तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और कौन से सप्लीमेंट हमारे पास हैं जो उनको रिकमेंड किए जा सकते हैं? देखिए, जो अभी हम लोगों ने देखा कि हम जो भी चीजें खाएंगे, अगर फैट नहीं भी खा रहे हैं, एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो वो हमारी लिवर में इकट्ठा होगा और फैटी लिवर का कारण बनेगा। तो फैट तो फैट में कन्वर्ट होती ही है। जो चीनी, चावल, आलू, मैदे से बनी चीजें हमारे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो भी फैट में कन्वर्ट करता है हमारा बॉडी। तो इनको थोड़ा सा कम करें, फिर मतलब हमें खाना चाहिए तो खाने में हमारे ज्यादा से ज्यादा फल सब्जियां होना चाहिए, और फल से भी ज्यादा सब्जियां। जैसे अगर हम फल, मीठे फल ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी उसमें एक्सेस वही चीजें हैं। जैसे केला हम एक्सेस ले रहे हैं तो अंत में केला भी कन्वर्ट होगा फैट में। तो कोशिश करें सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए मौसम की। अगर कोई सब्जी महंगी है तो समझिए मौसम की नहीं है, और मौसम की नहीं है तो हमारे लिए वो उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं होगा। मौसम की सब्जी जो भी आज की है। दूसरा आपने पूछा क्या न्यूट्रिशन लें। अगेन फैटी लिवर को अनफैटी लिवर, नॉर्मल लिवर में बदलने के लिए हमारे पास जैसे गार्लिक है, तो गार्लिक फैट को में कन्वर्जन को मतलब इनहिबिट करता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी कम करता है। ऐसे ही CH बैलेंस है, अगेन वो कोलेस्ट्रॉल और फैट के फॉर्मेशन को कम करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 रिप्लेस करता है, जैसे फायदे का बैक्टीरिया रिप्लेस करता है दुश्मन बैक्टीरिया को, वैसे ही हमारा ओमेगा 3 जो है ओमेगा 6 को रिप्लेस करता है। बेसिकली जो जमा है हमारे शरीर में ओमेगा 6 ही होता है। तो अगर हम ओमेगा 3 लेते हैं तो वजन भी कम होता है, ओमेगा 6 रिप्लेस होता है, और सूजन भी जो होती है, इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। नेक्स्ट विजय शंकर यादव जी ने पूछा, हैंड रेज किया है। टाइम हम लोग का ओवर हो गया तो हम लोग जल्दी जल्दी बस 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। विजय शंकर
सर मेरा जी क्वेश्चन है नमस्ते। कि खाली पेट भी गैस बनती है, ऐसा क्यों? जैसे लंबा गैप हो जाए या व्रत रहे तो। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, व्रत में पानी पीना चाहिए, व्रत में पानी पीना चाहिए, नंबर 1। और व्रत का मतलब ये थोड़ी हुआ कि हमने आज नहीं खाया तो कल भी नहीं खाया था। कल जो खाया था वो अंदर सड़ रहा है, उसकी गैस बन रही है। खाली पेट गैस नहीं बन रही है। जो पहले खाया था वो क्लियर नहीं हुआ है, वो सड़ रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, उसकी गैस। गॉट इट? नेक्स्ट मुमताज आलम जी। मुमताज आलम जी, आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। नमस्ते कह रहे सर डॉक्टर साहब कि आपसे कुछ एक सवाल है कि मेरा गैस बहुत ज्यादा बन जाती है और गैस बनने के बाद चक्कर आने लगता है, यानी बावल गैस जो कहते हैं, जो पूरा एकदम सर घूमने लगता है कि मैंने क्या हो गया सर। इससे पहले लीवर का भी मेरा कुछ प्रॉब्लम था, जो डॉक्टर कुछ इलाज उलाज कर रहे थे, तो अभी ठीक ठाक है, लेकिन गैस बन ही रही है। आपने पूरा ये अटेंड किया? जी। कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, कुछ आगे भी क्लियर होंगी। जी जी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक होता है हमने जो खाया, एक होता है हमने जो पिया, एक होता है हमने जिस समय खाया जिस समय पिया, और एक होता है हम जो दवा ले रहे हैं। जी। जो दवा हम लेते हैं, जैसे डॉक्टर्स गैस और एसिड को बंद करने के लिए कुछ दवाएं देते हैं, आंतों की गति को तेज करने के लिए कुछ दवाएं देते हैं, पेट साफ करने के लिए कुछ दवाएं देते हैं। तो वो एक्चुअल में होता है किसी से जबरदस्ती चाबुक पे बल पे काम कराना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए घोड़ा है और घोड़े से काम लेना है, वो उसको जो चाहिए नहीं मिल रहा है, तो चाबुक पे बल पे काम करा रहे हैं, तो कुछ समय तक करेगा। लेकिन उसको जो चाहिए अगर हम वो देते हैं तो वो तो एंजॉय करेगा उसको। तो उसी तरह से हमारी बॉडी को, हमारे सेल को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो चाहिए वो देना। और जो, जैसे आपकी गाड़ी है, आप किसी वाहन से चलते होंगे, तो आप गाड़ी मान लीजिए पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल की जगह आपने सोचा कि आज सरसों का तेल डाले, तो क्या संभावना होगी? नहीं चलेगी ना सर। तो दिक्कत होगी, तो सड़ेगा, गलेगा, कुछ भी धुआं, पेट्रोल, कुछ प्रॉब्लम समस्या आएगी, इंजन सीज करेगा, कुछ होगा। इसी तरह से जो हमें खाना चाहिए वो हम नहीं खा रहे हैं, तो ये समस्या आ रही है। तो हमें ये जानना होगा, कोई सिखाएगा नहीं, केवल यही और यही और यही सिखाया जाता है। ये मैं बातें कोई ऐसी नहीं कर रहा हूँ कि केवल मैं ही जानता हूँ, ये बातें सभी जानकार लोग जानते हैं। जो आपकी ट्रेनिंग होती है, खासकर डाइजेस्टिव हेल्थ पर जो ट्रेनिंग्स होती है, उसको लीजिए। कुछ भी चीज खाने से पहले देखिए, ये चीज मैं आपको बताया ना, जो भी चीज दूध और चीनी का मिश्रण है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हैंड ग्रेनेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर हैंड ग्रेनेड है। हड़बड़ी में खाया हुआ खाना समझिए कि जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर इस तरह की दिक्कतें होंगी। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो खाने को आप एक काम करो, जो भी आपको सिंपली अवेलेबल है, मन लगा के आधे घंटे चबा के खाइए, चबा चबा जो भी आप खा रहे हो, पानी भी चबा चबा खाएं, आपकी आधी बीमारी ऐसी ठीक हो जाएगी। और बाकी कुछ न्यूट्रिशन आप लेंगे, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हड़बड़ी में कुछ भी ठूस लेना, ये आपको दिक्कत पैदा कर रहा है। तो न्यूट्रिशन प्लस शांत मन से एक सलाह है मेरी, 32 बार चबा के आप खाओ, फायदा होना शुरू हो जाएगा। टाइम हम लोग का ओवर हो गया, एक क्वेश्चन बस और लेते हैं। नीतू सरोज, एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे। वेलकम। डॉक्टर साहब, ये कॉन्स्टिपेशन में AVH लेने का बेस्ट टाइम क्या है, कब ले सकते हैं? देखें, हमने अगेन बताया कि AVH तो लें, फाइबर तो लें। देखिए, AVH लेने का बेस्ट समय है खाने के बाद ही है, बेहतर है गुनगुने पानी से लें। और अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप 2 गोली सुबह शाम लें खाने के बाद। लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आंवले के सीजन में आंवला, अमरूद के सीजन में अमरूद, और बेल के सीजन में बेल, गट हेल्थ में फायदा करता है, पक्का, प्रॉमिस। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नीतू सरोज जी का ले लेते हैं, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम फिर कनेक्ट होंगे तो हम लोग फिर और क्वेश्चन चलेंगे। नीतू सरोज जी, आप पूछ सकती हैं। थैंक यू। हाँ सर, एक्चुअली ये है कि मैं वीकली मेरी पित्त की उल्टी होती है और मैं खाना बहुत नॉर्मल और कम खाना खाती हूँ। पित्त की उल्टी होती है और आप बहुत नॉर्मल और कम खाना खाती हैं, आपको भूख लगती है बढ़िया से?
सर भूख नहीं लगती फिर, लेकिन खाने की प्रक्रिया है तो खाएगा ही इंसान। भूख नहीं लग रही फिर भी खा रही। रात का खाना कितने बजे लेती हैं? सर एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट हैं तो 11-12 बज ही जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, जो लोग भी अपना पेट खराब करना चाहते हैं 11-12-1 बजे खाएं। गारंटी लिख के दे रहा हूं, पेट खराब हो जाएगा। नहीं खराब है तो खराब हो जाएगा। हमारा जो बॉडी, आपकी और भी दिक्कतें होंगी, आपने केवल पेट का बताया है। हमारा हमने बताया ना, हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे पौधे हैं, तो जब धूप निकलती है तभी फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होती है। लेकिन हम उन्हें रात में 11 बजे कहें कि फोटोसिंथेसिस शुरू कर, क्योंकि मेरा आदेश है, मैंने तुम्हें लगाया है गमले में, तो फोटोसिंथेसिस उसमें होगी, वो भोजन बना पाएगा पौधा रात के 11 बजे? नहीं बना पाएगा। तो ऐसे ही क्या नाम है आपका जिन्होंने सवाल पूछा? नीतू सरोज जी। नीतू जी, तो खाना खाने का जो बेस्ट समय है सुबह 9-10 बजे, शाम को 6-7 बजे, ये बेस्ट समय है। और वर्स्ट समय आपके हिसाब से कोई भी कर लें, वर्स्ट समय कोई भी अपने हिसाब से कर लें इसके अलावा। तो जब हम उस समय, जैसे कहते हैं ना, रात में 11 बजे फोटोसिंथेसिस करवाएंगे तो फिर कैसे होगा? हर चीज नेचर के हिसाब से बैलेंस करके चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो रात का खाना 6-7 बजे कर लेना चाहिए। आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी तब। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। जिस समय, जैसे आप ऐसे होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम सूर्यास्त हो जाता है तो हमारे ब्रेन में मेलेटोनिन बनना शुरू होता है। मेलेटोनिन इसलिए बनता है कि हमें सोना चाहिए, और जब हम सो के उठते हैं तो हमारे अंदर सेरोटोनिन बनना शुरू होता है। ऐसा ब्रेन में अपने आप होता है। लेकिन जब हम जगते हैं जबरदस्ती, तो नेचर के अगेंस्ट, अब मेलेटोनिन भी ठीक से नहीं बन पा रहा है, तो ठीक से खाना भी नहीं हजम होगा, ठीक से नींद भी नहीं आएगी, फिर देर तक आप लेटे रहोगे, फिर सेरोटोनिन भी ठीक से नहीं बन पाएगा, फिर आपकी चाल ढाल से पता चल जाएगा कि शरीर बेदम है। तो दोनों का बैलेंस करना, ठीक है? तो थोड़ा सा नेचर के हिसाब से आइए, कोशिश करिए कि खाना थोड़ा जल्दी हो जाए, और 11 बजे आप विश्राम करने जाइए, ताकि ठीक से बॉडी रेस्ट कर सके। रेस्ट जब ठीक से कर पाएगी तो आप ठीक से पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो गॉट इट नितु जी? तो चलिए, बहुत बढ़िया रहा। टाइम हम लोग का ओवर हो गया है, 10 बजे मीटिंग खत्म करना था, बाकी बहुत क्वेश्चन रह गए हैं। तो नेक्स्ट बार हम लोग फिर एक फीडबैक चाहते हैं। किसी को कोई चीज सचमुच अच्छी लगी हो तो वो अपने शब्दों में 2 लाइन में बता सकते हैं। किसी को कोई चीज अच्छी लगी तो मेरे ख्याल सभी को अच्छा लगा होगा। कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा रहा आज। तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी नॉलेज हम लोगों ने लग रही, और बहुत मजा आया आज। बिल्कुल सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत नॉलेज मिली हम लोगों को, और बहुत डीपली नॉलेज मिली। डाइजेशन सिस्टम को अच्छे से समझा हम लोगों ने, हम लोग इससे एक्ट करेंगे। जैसे ये होता है कि थ्योरेटिकल, जैसे स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ना होता है, वो चीज की बजाय हमने प्रैक्टिकल जो हम लोग फेस कर रहे हैं उसकी बात की, और ये फायदा आप औरों को दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि फाइबर हम क्यों ले रहे हैं और दूसरों को क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। लोगों की डाइट में फाइबर नहीं है, तो फाइबर नहीं है तो फाइबर पर पलने वाला बैक्टीरिया भी स्वस्थ नहीं रहेगा। ऐसा माना जा रहा है भविष्य में ये फायदे के बैक्टीरिया से बड़े बड़े इलाज हो जाएंगे, वही डिस्टर्ब हो गए हमारे अंदर। तो हमारे बहुत बढ़िया रहा। हम लोग चाहेंगे कि एक बार फिर से क्लैपिंग करें डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी के लिए, इन्होंने इतना हम लोग को टाइम दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो इसी के साथ गुड नाइट सभी को।